मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सिग्मा गुरुकुल पे। आज सबसे ज़्यादा मोस्ट अवेटेड वीडियो मैं आज आपके सामने लेके आया हूँ और वो होगा हमारा CGL 2024। ठीक है, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर अभी CGL का प्री का हमारे पास रिजल्ट आया जिसमें बहुत बच्चों का एग्ज़ाम क्लियर हुआ भी, बहुत बच्चों का क्वालिफाइंग एग्ज़ाम नहीं हुआ। बट कोई बात नहीं बच्चों, अब जब हमारे साथ जो चीज़ हो गई है अब उसको तो हम ठीक कर नहीं सकते हैं, बट हाँ जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है हम उसकी प्रिपरेशन ज़रूर कर सकते हैं। सो आज की क्लास में मैं उन सारे बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है जो जिन्होंने अभी अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है या जो अभी परसुइंग ग्रेजुएशन में, क्योंकि उनको अभी तक ये सब नहीं पता कि नोटिफिकेशन कब कब आता है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, सिलेबस क्या क्या होता है और एज लिमिट क्या होती है और सैलरी की कितनी होती है, और इसमें क्वालिफिकेशन एक और पॉइंट हम लोग ऐड करेंगे। ठीक है, और पोस्ट क्या क्या मिलती है, सारी बातें अब लोग CGL के अंडर यहाँ पर बात करेंगे। अब आप देखो CGL की अगर मैं बात करूं तो CGL में बच्चों आपको पता होना चाहिए कि किस किस टाइप की इसमें जॉब हमारी लगती है। प्लस मैंने अभी आपको थोड़े दिन पहले एक CHSL की भी वीडियो बनाई थी। CHSL की वीडियो में मैंने एक ही चीज़ डिस्कस नहीं करी थी, वो था सिलेबस, कि सिलेबस क्या क्या दिया जाता है। ठीक है, तो मैं CHSL और CGL का सिलेबस मैं आपको एक क्लास में समझाऊंगा। आज मैं आपको सिलेबस छोड़ के बाकी सारी बातें बता दूंगा बच्चों। ठीक है, जिसमें से एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जो बच्चा फर्स्ट टाइम जिसको CGL के बारे में, SSC के बारे में नहीं पता, ये उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कहने का मतलब व्हाट इज CGL, हम इसके बारे में आज की क्लास में जानेंगे। ठीक है, चलो तो जैसे मैं शुरू करूं तो सबसे पहली बात बच्चों यहां पर यही है कि SSC का बोर्ड कंडक्ट कराता है क्या, CGL का एग्जाम। ठीक है, SSC जो बोर्ड है हमारा, वो बोर्ड जो है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ठीक है, हमारा जो ये बोर्ड है जिसका आपने बहुत बार हमारे थंबनेल पे देखा भी होगा, जिसका साइन जो है, जिसका लोगो इस टाइप का है बच्चों। ठीक है ना, और बहुत सारी पोस्ट बच्चों इसके CGL के अंडर आती है। ठीक है, SSC के अंदर आती है, ध्यान रखेंगे। जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका था कि इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, एक अगर मैं बात करूं, सबसे पहले MTS के जो एग्जाम्स होते हैं, उसके बाद CHSL का जो एग्जाम होता है, उसके बाद CGL। आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो बच्चों CGL एग्जाम्स के बारे में ही बात करने जा रहे हैं। ठीक है, कि CGL क्या है, इन दोनों। बस मैं आपको थोड़ा थोड़ा सा बता देता हूं कि MTS हमें 10th लेवल पे देना होता है, CHSL जो होता है वो हमारा 12th लेवल पे होता है, और जो CGL होता है वो ग्रेजुएशन लेवल का होता है। यानी कि हम लोग आज CGL के बारे में सारी बातें करेंगे, CGL हमारा क्या है। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं CGL की बात कर रहा हूं, ठीक है, अगर मैं CGL की यहां पर बात कर रहा हूं, जिसको हम लोग बोलते हैं कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। क्या बोलते हैं भाई, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। बच्चों आधी से ज्यादा सरकारी नौकरी की जो पद होते हैं वो हमारी CGL के अंडर ही आता है। ठीक है, और ना सबसे बेहतरीन जॉब्स अगर आपको मैं बताऊंगा गवर्नमेंट जॉब्स में, तो वो CGL के अंडर ही वेरी करती है। ठीक है, तो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल सबसे पहला टॉपिक ही इसमें यही होगा कि CGL जो है हमारे पास, ये किस सेंट्रल जॉब है या फिर ये हमारी स्टेट जॉब है। तो बच्चों ये ध्यान रखना है आपको, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, ना कि स्टेट गवर्नमेंट की जॉब है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब हो गया कि आपकी पोस्टिंग जो है जरूरी नहीं है कि आपके होम टाउन में ही आए, आप कहीं पे भी आपकी इसकी ज्वाइनिंग आ सकती है। बहुत बच्चों की खासकर देखी गई है कि नॉर्थ वाले बच्चों की साउथ में ज्वाइनिंग सबसे ज्यादा दी जाती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे आपको, सेंट्रल की जॉब है। और प्लस इसमें जितने भी आपके ग्रुप B एंड ग्रुप C की जो जॉब्स होती है, नॉन गजेटेड रैंक्स जो होती हैं, वो हमारी इसके अंदर कंसीडर होती है। मतलब मैंने बड़े बड़े अक्षरों में यहाँ पर ये बात पढ़ाने से पहले सिखा दी है कि जो CGL जॉब है वो हमारी सेंट्रल के अंदर, यानी कि सेंट्रल के अंडर आती है, और प्लस ये B ग्रुप और C ग्रुप की हमारी जॉब्स होती है। और ब्रैकेट में लिख रहा हूं मैं 4200 इसका GPA होता है, ग्रेड पे के आसपास होता है। ठीक है, 4200 इसका GPA होता है भाई। ठीक है, अभी हमने ब्रीफ में नहीं पढ़ी ये बात, वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। चलो तो शुरू करते हैं सबसे पहले पॉइंट से कि सर CGL का पेपर कौन कौन से बच्चे दे सकते हैं, यानी कि
क्वालिफिकेशन इसकी क्या क्या होती है, ठीक है ना भाई, कि क्वालिफिकेशन इसकी क्या क्या होती है। अगर मैं बात करूं तो देखो, क्वालिफिकेशन बच्चों सिंपल ये होती है कि बच्चा जो है वो ग्रेजुएट होना चाहिए विद एनी स्ट्रीम। यानी कि अगर मैं बात करूं कि अगर आपका बैकग्राउंड साइंस बैकग्राउंड है, अगर आपका बैकग्राउंड आर्ट्स है, अगर आपका बैकग्राउंड कॉमर्स है, ह्यूमैनिटीज है, कुछ भी है, आप तब भी आप सीजीएल का फॉर्म दे सकते हो। कोई मैटर नहीं करता आपके 40% है, 50% है, सिर्फ और सिर्फ आप इसके अंदर पास्ड होने चाहिए। यानी कि जैसे हम लोग सीपीयू एसबीआई वगैरह के एग्जाम्स देखते हैं, उसमें हमारे पास 60% जो होता है वो ग्रेजुएशन में आना चाहिए। और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स होते हैं जिसके अंदर हमारे मिनिमम क्राइटेरिया जरूर होता है 12th में या फिर ग्रेजुएशन में। बट सीजीएल में ऐसा कुछ नहीं होता, सिर्फ बच्चे की इसके अंदर ग्रेजुएशन होनी चाहिए और ग्रेजुएशन होते ही बच्चा सीजीएल का फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो जाता है। यहां पर एक क्वेश्चन ये आता है कि सर अगर मैं 3rd ईयर में हूं और मेरा रिजल्ट अभी तक पेंडिंग है, तो क्या मैं सीजीएल का एग्जाम दे सकता हूं? तो हां बच्चों, परसुइंग स्टूडेंट भी सीजीएल का एग्जाम आराम से दे सकता है, ठीक है। तो क्वालिफिकेशन हमारी यहां पर क्लियर हो गई, ठीक है। अगला पॉइंट, अगला है हमारे पास कि सर इसमें हमारे पास पोस्ट कौन कौन सी आ सकती है। अगर मैं बात करूं तो इसमें हमारे पास पोस्ट कौन कौन सी है। तो बच्चों देखो, सारी पोस्ट तो आप और मैं यहां पर मिलकर बता ही नहीं पाएंगे कितनी है, लेकिन मैं कुछ ऐसी पोस्ट बताने जा रहा हूं जिसके लिए बच्चे दीवाने हैं कि हमें यार ये मिल जाए तो मजा ही आ जाए जिंदगी के अंदर, ठीक है। इसमें बी ग्रुप और सी ग्रुप की दोनों की जॉब है, मैं ये बता देता हूं आपको। जैसे मैं पहला बता रहा हूं आपको, जिसको बोलते हैं सब इंस्पेक्टर इन सीबीआई, यानी कि जो सीबीआई की जॉब होती है जिसमें 12 महीने आपको काम करना होगा और आपकी सैलरी जो होती है वो 13 महीने की मिलती है। सबसे पहला जो है हमारा सब इंस्पेक्टर इन सीबीआई, इसमें सबसे बड़ी इसकी हमारी पोस्ट है। उसके बाद हमारे पास होती है एक्साइज इंस्पेक्टर। क्या होती है भाई? एक्साइज इंस्पेक्टर, ठीक है, ये हमारी बी ग्रुप की जॉब होती है। उसके बाद आपकी रेवेन्यू डिपार्टमेंट, यानी कि आपका रेवेन्यू के डिपार्टमेंट में इसके अंदर आपकी जॉब्स बहुत सारी लगती है, अलग अलग पोस्ट में होती है। उसके बाद AAO, यानी कि अगर मैं बात करूं असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, ये बच्चों ऑफिसर हमारा CSS में भी हो सकता है और ये हमारा MEA में भी हो सकता है। यानी कि ये ना कोई पर्टिकुलर एक के नहीं बता रहा, इनके अंदर बहुत सारी डिपार्टमेंट्स ऐड हो जाती है, जैसे ED हो जाता है, एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट हो जाता है, ठीक है, कैग के अंदर आती है सारी, ठीक है। उसके बाद हमारा MEA हो जाता है। MEA का मतलब हो गया मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो डिविजनल, ठीक है, इंस्पेक्टर की भी इसके अंदर पोस्ट होती है। उसके बाद हमारी ऐसे टोटल मोर देन 50 प्लस पोस्ट बच्चों इसके अंदर होती है। मोर देन 50 प्लस पोस्ट इसके अंदर हमारे पास होती है भाई, ठीक है। चलो, तो ASA हो गया एक, इसमें ASO भी आपको पता ही है, ठीक है। ASO की भी जॉब होती है, सेक्शन ऑफिसर इसके अंदर होता है, ये ऑडिट सेक्शन ऑफिसर होता है, ये भी हमारा इसी के पार्ट है। मतलब ये सारी कुछ ऐसी जॉब्स है जो बच्चे सबसे ज्यादा देखते हैं। इनकम टैक्स ऑफिसर हो गया, इनकम टैक्स ऑफिसर हो गया, ठीक है। तो ऐसी ये पूरी लिस्ट है बच्चों जिसमें 50 प्लस के आसपास पोस्ट है। और मैं अगर आपको बोलूं इसमें जो सबसे अच्छी जॉब कौन सी है, तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में आपकी जो जॉब लग जाए तो आपकी जिंदगी ही बदल जाएगी, क्योंकि एकमात्र ऐसी जॉब है ये SSC के अंदर जिसकी ज्वाइनिंग, जिसकी नौकरी आपकी आउट ऑफ इंडिया यानी कि अब्रॉड में होगी, ठीक है ना। तो ये हमारी कुछ ऐसी जॉब्स हैं जो बच्चों का ड्रीम होता है। 3 स्टार्स अगर आपको अपने कंधे पे चाहिए तो आपको इसी में से ही आपको एक डिपार्टमेंट जरूर मिलेगा। एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट भी आता है, एग्जामिनेशन में भी आता है, बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स है बच्चों इसके अंदर, 50 से ज्यादा, वो सारे हमारे इसके अंदर आते हैं। अगला अगर मैं बात करूं कि पोस्ट के साथ साथ अगर हम देखें कि इसमें एज क्राइटेरिया क्या है या फिर एज का क्या रिलेशन है, यानी कि एज लिमिट क्या है, एज लिमिट क्या है। तो बच्चों देखो,
एज लिमिट इसकी जो है वो मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 27 साल, ठीक है। ये तो इसकी है एज लिमिट, ठीक है। और वैसे मैं जनरल बता रहा हूं आपको, अगर मैं यूआर की बात करूं, ठीक है, यानी कि जनरल कैटेगरी की बात करूं, और 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा किसको भाई, ओबीसी, और 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा किसको, हमारे एससी और एसटी लोगों को, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये मेन क्राइटेरिया है, बट ऐसा नहीं है बच्चों की इसमें सीजीएल में सिर्फ यही बात यूज होती है, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जो 27 साल की एज है बच्चों, ये 30 साल के लिए भी होती है जनरल के लिए। ऐसा क्यों, क्योंकि कुछ पोस्ट के लिए, जैसे अगर आप इंस्पेक्टर वगैरह की पोस्ट के लिए फॉर्म भरोगे, जिसके अंदर आप इंस्पेक्टर भरोगे, बी ग्रुप की जॉब होगी, तो उसकी जो मिनिमम एज है वो हो जाएगी 30। मतलब सीजीएल में कुछ पोस्ट की मिनिमम एज जो है वो 30 इयर्स भी है, और कुछ तो 32 भी है, ठीक है। तो ये आपको जब नोटिफिकेशन जारी होता है बच्चों, उसी टाइम ज्यादा अच्छे से समझ में आता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है 30 साल तो मिनिमम आपको किस एज मिल ही जाएगी इसकी, और इसमें आप 3 साल ओबीसी जोड़ लो, 5 साल अगर आपके पास एसटी ओबीसी का क्राइटेरिया है। ये सेम बच्चों फॉलो होता है जो सीएचएसएल में फॉलो होता है, एसएससी सेम फॉलो कराती है, कोई इसमें अलग चीज नहीं है, ठीक है। तो एज रिलैक्सेशन आपको पता चल गया, ये जो रिलैक्सेशन है ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो अगर मैं बात करूं इसके बाद कि इसका जो हमारे पास एग्जाम पैटर्न क्या होता है, सबसे जो प्रॉब्लम है आज भी बच्चों को, वो इसी एग्जाम पैटर्न में है बच्चों, ठीक है। चलो तो एग्जाम पैटर्न देखते हैं। एग्जाम पैटर्न में आपके पास सिंपल 2 एग्जाम होंगे, एक होगा प्रीलिम्स, ठीक है, और एक होगा मेंस। ये 2 आपके पास एग्जाम है, ठीक है, प्रीलिम्स और मेंस, जिसको हम लोग टीयर 1 और टीयर 2 बोलते हैं बच्चों। अगर मैं बात करूं यहां पर बच्चों टीयर 1 की, किसकी बात कर रहा हूं मैं, टीयर 1 की, ठीक है। तो टीयर 1 के बारे में हमें जानना है कि टीयर 1 यहां पर क्या बोलना चाह रहा है, ठीक है। टीयर 1 में हमारे पास, मैं यहां लिख रहा हूं कि हमारे पास क्वेश्चंस कितने आएंगे, और यहां लिख रहा हूं कि हमारे पास मार्क्स कितने होंगे, ठीक है, यानी कि हमारे पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस कौन से होंगे, और यहां मैं आपके लिखूंगा सारे के सारे क्या चीज भाई, सब्जेक्ट्स, ठीक है। सब्जेक्ट्स क्या क्या आते हैं हमारे पास, तो सबसे पहले हमारे पास जो शुरू होता है भाई वो होता है मैथमेटिक्स, देन उसके बाद आता है हमारे पास इंग्लिश, फिर आता है हमारे पास रीजनिंग, और फिर आता है हमारे पास जीएस यानी कि जनरल स्टडीज, या फिर जनरल अवेयरनेस यानी कि जीए। और बच्चों इसके हमारे पास जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं वो इसके होते हैं 25, इसके भी होते हैं 25, इसके भी होते हैं 25, और इसके भी होते हैं 25। यानी कि अगर मैं बात करूं कि टोटल हमारे पास क्वेश्चंस जो हैं वो कितने होते हैं, तो आप बताओगे 100 क्वेश्चन होते हैं इसके अंदर टोटल, ठीक है। अब अगर मैं दूसरी बात करूं यहां पर कि जो मार्क्स हैं वो कितने हैं, तो बच्चों इसमें ये 50, इसमें ये 50, इसमें ये 50, इसमें ये 50, यानी कि जो क्वेश्चन हो गए वो कितने मार्क्स के हो गए भाई, 200। यानी कि एक क्वेश्चन जो हो गया वो कितने मार्क्स का हो गया भाई, 2 मार्क्स का हो गया। यानी कि टोटल मैं क्वेश्चंस की बात करूंगा तो ये हो जाएंगे 100, और अगर मैं टोटल मार्क्स की बात करूंगा तो ये हो जाएंगे 200। एक क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का होगा, और जो नेगेटिव मार्किंग होती है वो 0.5 की यानी कि 1/4 की होती है, ठीक है, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है। और प्लस जो टीयर 1 होता है बच्चों वो पूरा का पूरा क्वालिफाइंग होता है, ठीक है। क्या होता है, क्वालिफाइंग होता है, मतलब प्री के जो मार्क्स होते हैं वो आपके जुड़ते नहीं हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ इसको क्वालिफाई करना है, इससे ज्यादा इसका कोई भी काम नहीं है, ठीक है। अब आते हैं भाई बात मेंस पर, अब आते हैं भाई बात किस पे भाई, मेंस पर, ठीक है। ये जरा मेंस को समझना भाई जरूरी है, ठीक है, क्योंकि मेंस में ही बच्चों सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। तो मैं कोशिश करूंगा आपको एक बार में सिखा दूं, मेंस ही सबसे ज्यादा मेन है, यानी कि जो मेंस है हमारे पास, जो मेंस है हमारे पास, जो खेल है वो मेंस का है। अगर आपके मेंस में नंबर आ गए तो समझ लेना आप इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर लगने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। यूडीसी के भी रैंक्स आती है इसके अंदर, अपर डिविजनल क्लर्क, मैंने बताया ना 50 पोस्ट अभी रह गई थी, ठीक है। तो मेंस में जरा देखते हैं क्या है। सबसे पहले तो ध्यान रखेंगे मेंस में आपको ना टाइम गिवन होता है अलग अलग, ठीक है, जिस आप मेंस देने जाओगे।
तो मेंस में सबसे पहली बात आएगी कि आपको सबसे पहले तो मैथ्स और रीजनिंग, आपको ये दो सब्जेक्ट का पेपर खुलेगा आपके पास, मैथ्स और रीजनिंग का, ठीक है। इसके लिए आपको बच्चों क्वेश्चंस जो मिलेंगे वो मिलेंगे 30, मैथ्स के भी और इंग्लिश के भी, यानी कि क्वेश्चंस होंगे वो आपके पास कितने होंगे भाई, 30 होंगे दोनों तरफ। और यहां पर जो मार्क्स होंगे हमारे पास, वो मार्क्स होंगे हमारे पास इसके कितने भाई, 90 और 90। इट मींस यहां पर एक क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स का हो गया, और इसीलिए ये दोनों मिला के हमारे पास बनते हैं क्या, 180 मार्क्स। क्या होते हैं भाई, 180 मार्क्स। समझ में आया? जिसके लिए आपको मैथ्स और रीजनिंग को करने के लिए आपको पूरा 1 आवर मिलेगा। ऑटोमेटिक 1 आवर के बाद वो स्लाइड ही बंद हो जाएगी, आपको उसमें कुछ करने को मिलेगा ही नहीं, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग होती है 1/3 की, इसके अंदर 1 नंबर इसमें कट जाता है, ठीक है। 1 घंटा खत्म होते ही आपके पास फिर आपकी स्लाइड में स्टार्ट होगा इंग्लिश, और इंग्लिश के साथ आपका स्टार्ट होगा भाई जीएस, ठीक है। इंग्लिश में आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होंगे वो होंगे 45, और जो हमारे पास जीएस के क्वेश्चन होंगे वो कितने होंगे भाई, 25। और अगर मैं बोलूं कि 45 हमारे पास ये हो गए और 25 ये हो गए, यानी कि 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75, और ये हमारे पास हो जाएगा क्या, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास 15, 1, 12 और 135, ठीक है। कितना हो जाएगा भाई, 135, और 135 नंबर का ये, और उसके बाद 75 नंबर का ये, और इसको जो जोड़ेंगे हमारे पास 10, 210 नंबर। कितना मार्क्स हो गया भाई, 210 नंबर हो गया, ठीक है। और 210 नंबर हमारा इंग्लिश और यहां पर जीके को मिला के है, और दोनों को मिला लेंगे तो 390 मार्क्स बन जाएंगे हमारे, है ना। यानी कि इसको और इसको दोनों को हम लोग कंबाइंड कर लेंगे तो इसके मार्क्स जो हमारे पास बनेंगे बच्चों, कितने बनेंगे, 390 जो है वो यही है, ठीक है। और इसको भी आपको सॉल्व करने के लिए, जीके और रीजनिंग इंग्लिश सॉल्व करने के लिए आपको ऑटोमेटिकली 1 आवर मिलेगा, ठीक है। कितना मिलेगा भाई, 1 आवर, ठीक है। इसके बाद बच्चों आपके एक और आपको मिलेगा यहां पर कंप्यूटर, और देन उसके बाद क्या होगा भाई, टाइपिंग, ठीक है। हालांकि ये क्वालिफाइंग है, बट आपको कंप्यूटर में एक छोटी सी बात याद रखनी है, ध्यान से सुनना। कंप्यूटर के जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो आपके पास कितने आएंगे भाई, 20, और एक क्वेश्चन 3 नंबर का हो गया तो ये कितने हो गए भाई, 60, ठीक है। और इसके अंदर 30 वर्ड्स पर मिनट का आपके पास टाइपिंग का होगा, जिसको करने के लिए आपको 15 मिनट मिलेंगे भाई, यानी कि कंप्यूटर टाइपिंग वगैरह करने के लिए आपको 15 मिनट का टाइम मिलेगा भाई, यानी कि 15 मिनट, क्या हो जाएगा भाई, 15 मिनट, ठीक है। 15 मिनट में आपको इसको करना होगा। और कहने का मतलब ये है, जब आप इसको 60 मार्क्स का कर लोगे, आपको ध्यान रखना है इसमें 30 मार्क्स मिनिमम ले लेना, क्योंकि कुछ पोस्ट के लिए 30 मार्क्स जो है इसमें कंपलसरी है भाई, ठीक है ना। मिनिमम 30 मार्क्स आपको लेने ही पड़ेंगे, इसमें ध्यान रखना है। और ये 15 मिनट का होगा, तो 1 घंटे में आपको ये देना है, 1 घंटे में आपको ये देना है, और 15 मिनट में आपको कंप्यूटर का पेपर देना है। और ये क्वालिफाइंग होगा, बट कुछ पोस्ट के लिए इसमें कंपलसरी है कि आपके इसके अंदर जो मार्क्स है वो 30 मिनिमम होने ही चाहिए। 18 वैसे कुछ पोस्ट के लिए, बट आप 30 ले आओ तो आपको एक अच्छी पोस्ट यहां पर मिल जाएगी, ठीक है। तो आप नोटिस करिए, सारा खेल 390 नंबर का है, ये जिंदगी बना देगा आपकी 390 मार्क्स। 390 मार्क्स अगर अच्छे से आ गए तो समझ लो सारी चीजें आपको यहां पर आ गई, ठीक है। चलो अगला, अगर मैं बात करूं इसकी सैलरी की, कि भाई इसकी सैलरी कितनी होती है, तो देखो 45K और 75K ये हमारी ग्रुप बी की, ग्रुप सी की होती है, और ये हमारी ग्रुप बी की होती है बच्चों, ठीक है। और ये एक मिनिमम मैंने मिनिमम बेसिक सैलरी बताई है आपको, बेसिक सैलरी है ये, ठीक है। वरना अगर आपको अलाउंस वगैरह लगा के 60,000 के आसपास सैलरी ग्रुप बी में भी मिल जाती है, ग्रुप सी में भी मिल जाती है, ठीक है। और ये हमारी 75K प्लस तो जाती ही जाती है, ठीक है। अगली अगर मैं बात करूं आपकी सर नोटिफिकेशन की, कि सर इसका नोटिफिकेशन जो है वो कब आता है, ये भी एक बार बता दो। तो देखो बच्चों, ये वाला पेपर तो हो गया, क्योंकि अक्टूबर में हमारा मेंस होगा, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि अब हमारे पास जनवरी में, यानी कि जैन 2024 में आपका नोटिफिकेशन अनाउंस होगा, जिसका पेपर आपका मई के आसपास होगा,
ठीक है, मई या जून के आसपास होगा प्री का, और इसी के 2 महीने बाद यानी कि जुलाई अगस्त की अगर मैं बात करूं, इसमें आपका मेंस भी हो जाएगा। यानी कि टोटल जो प्रोसेस है ना बच्चों, ये आपका ज्यादा से ज्यादा 6 to 8 मंथ्स का होता है। ठीक है, और अगर आप अभी से तैयारी करने लग जाओ तो आप देखना आप इसमें आराम से जॉब ले सकते हो। और अगर मैं बोलूं कि सर कितना मिनिमम टाइम आपको इसके अंदर पढ़ना चाहिए, तो मैं वही सेम बात बोल रहा हूं भाई, मिनिमम 8 आवर्स की आपको पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। ये तो रूल है ही है, बस 8 घंटे की पढ़ाई कर लो, बाकी सारी चीजें छोड़ दो, क्या कर रहे हो वो आप खुद सोचो। ठीक है, और अगर 8 घंटे की सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ाई कर लोगे तो समझ जाना कि सिलेक्शन जरूर हो ही जाएगा। बाकी तो हम सब बैठे ही हैं आप लोगों का साथ देने के लिए। रेगुलरली वीडियोस देखो, आप सारी चीजें देखिए, मैंने सारा बता दिया, एग्जाम पैटर्न, नोटिफिकेशन, सिलेबस मैंने कहा था आपको दोनों इकट्ठे पढ़ाएंगे, एज लिमिट बता दी और सैलरी बता दी। ठीक है, तो मैं मेरी पूरी टीम रेगुलरली आपको, जैसे अभी दिल्ली पुलिस की क्लासेस चल रही है, आपने देखा होगा प्रयास बैचेस में, और मैं तो आपको पूरे सीजीएल पैटर्न से ही कराता हूं, क्योंकि मेरा मानना है अगर आपने सीजीएल के क्वेश्चंस अच्छे से कर लिए तो आप सारे के सारे एग्जाम्स को आराम से क्वालिफाई कर लोगे। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।